हो गए, कड़ा उनको क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। और ये दोनों के कारण, क्योंकि ये दोनों चीजें ऊपर पड़ चुके हैं हम लोग, हंगर हो गए क्योंकि फूड शॉर्टेज हो गया, हंगर हो गया क्योंकि इकोनॉमिक हार्डशिप हो गई, और इसके कारण हार्डशिप उनको जीवन कठिन जीवन जीना शुरू हो गया, और इसके कारण पॉपुलर रिवोल्ट हो गया। तो पॉपुलर रिवोल्ट यार बता दिया ना, पॉपुलेशन ऑफ द पेरिस आउट ऑन द रोड। पेरिस में लोग क्या हो गए, सड़कों पर आना शुरू हो। तो सड़क पर क्यों आएंगे भाई, रिवोल्ट करने के लिए आएंगे, विद्रोह करने के लिए आएंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज क्वाइट क्लियर, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल। फिर से बता दो, लिबरल का मतलब होता है क्या भाई, उदारवादी, उदारवादियों के द्वारा चलाया गया क्या, रेवोल्यूशन यानी क्रांति। ठीक है, देखते हैं। इन 1848 दो बार ये जगह शब्द आया है, 1848 एंड 1848। 1848 में पेरिस में लोग सड़कों पर आना शुरू हो गए। फिर से बता रहा है 1848, और रेवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। रेवोल्यूशन लीड बाय, लीड का मतलब क्या करना, नेतृत्व करना। किसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, हाँ यहां पर देखो, एजुकेटेड मिडिल क्लास यानी मध्य वर्गीय, ठीक है ना, शिक्षित लोगों के द्वारा। ठीक है, अंडर वे मेन एंड वीमेन, जिसमें कौन लोग शामिल थे, पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी। यह आंदोलन कब किया जा रहा था, 1848 में। किसके द्वारा किया जा रहा था, मिडिल क्लास लिबरल्स के द्वारा। और मिडिल क्लास लिबरल के द्वारा जो ये आंदोलन शुरू किया जा रहा था, उसमें दोनों लोग भाग ले रहे थे, जिसमें से पुरुष और महिला। ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड, क्या डिमांड था, यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ मिडिल क्लास लिबरल एट द टाइम ऑफ 1848। ठीक है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जोड़ने हैं। और फ्रस्ट्रेशन में मत जाना बाबू, फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, अब क्या कितना पढ़े हो नहीं पढ़े हो, उससे अब बैक होकर के सोचने से कोई फायदा नहीं है। बैक होकर के नहीं सोचना, ये देखना है कि अब जो समय जो भी आपके पास बचा हुआ उसमें हम कितना ज्यादा प्रयास कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसको आप पीछे मुड़ करके देखने का समय खत्म। एक्चुअली बोर्ड के एग्जामिनिंग को या परीक्षार्थी को ना, ये 20 दिन 25 दिन का जो क्रूशियल टाइम होता है, इसमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। और इस समय जो फोकस करके पढ़ेंगे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। कितना पढ़े हैं, कितना याद है, वो सबसे नहीं, इसीलिए हम सारा कुछ एक बार क्या कर रहे हैं, रिव्यू करा रहे हैं। फिर से देखेंगे हम लोग क्या डिमांड था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट वाज द डिमांड ऑफ मिडिल क्लास लिबरल इन 1848। क्या डिमांड था भाई, सर्टेन नेशनल स्टेट और पार्लियामेंट क्या मांग कर रहे थे, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। ये क्रिएशन मतलब क्या करना, बनाना, एक राष्ट्र राज्य का क्या चाहते थे, वो निर्माण चाहते थे। और वो राष्ट्र राज्य कैसा होगा, आगे लिखा हुआ है, ऑन अ पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। क्या चाहते थे, मध्य वर्ग, नए मध्य वर्ग के लोग क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्र बने, यानी स्टेट नेशन से निकल करके, और नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्य ऐसा बने जहां पर पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल हो। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, संसदीय सिद्धांतों पर आधारित देश हो, संसदीय सिद्धांत होने चाहिए। पहला ये डिमांड हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल, पहला चीज वो क्या चाहते थे, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल किस पर आधारित होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन पर होगा, यानी देश के अंदर क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये तीन चीज की मांग कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। यानी संगठन बनाने की क्या हो, संगठन बनाने की आजादी हो, प्रेस की क्या हो, आजादी हो, और हमारे देश का क्या होना चाहिए भाई, संविधान होना चाहिए। इस तरह का अगर देश बनता है तो हम उसको नेशन स्टेट के नाम से जाने। ये कब मांग कर रहा था, किसके द्वारा मांग किया जा रहा था, दैट वाज द डिमांड ऑफ न्यू मिडिल क्लास लिबरल
along with the men and women. What were their demands? They want a parliamentary principle based constitution, freedom of press and freedom of मेकिंग एसोसिएशन. ठीक है, संगठन बनाने की आजादी हो, देश की स्वतंत्रता की आजादी हो, और हमारे देश में क्या हो जाना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए. दैट वाज द डिमांड ऑफ द मिडिल क्लास लिबरल. ठीक है, जिसमें दोनों लोगों ने भाग लिया था, पुरुष और महिला. एकदम स्पष्ट है. आगे चलते हैं. दूसरा पॉइंट आ रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन केम्स टुगेदर. ऐसा करने के लिए, क्या क्या करने के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ मेकिंग एसोसिएशन एंड टू मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा तीन चीजों को करने के लिए क्या कर रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन कम्स टुगेदर. बड़े संख्या में राजनीतिक संगठन एक दूसरे के साथ क्या होने लगे, जुड़ना शुरू हो गए. क्योंकि जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, आप लड़ाई किसके विरुद्ध में लड़ रहे हो, कंजर्वेटिव के विरुद्ध में लड़ रहे हो. आप लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ रहे हो भाई, तो ये मोनार्ची के विरुद्ध में लड़ रहे हो. तो इसके लिए क्या होगा भाई, जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा, एकजुट करना पड़ेगा. यहाँ पर एकजुटता हो रही है. अ लार्ज नंबर ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन कम्स टुगेदर. एक साथ बड़ी संख्या में राजनीतिक संस्थाएं क्या होने लगी, एक साथ आना शुरू हुई. इन अ फ्रैंकफर्ट टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का नाम है, वहां के जर्मनी के पार्लियामेंट का नाम क्या है, फ्रैंकफर्ट. तो फ्रैंकफर्ट के लिए सारे राजनीतिक संगठन क्या होने लगे, एकजुट होने लगे. और एकजुट होकर के कहां पर आए, ऑल कमिंग टुगेदर इन द फ्रैंकफर्ट टू द वोट फॉर. किसके लिए, मत देने के लिए. किसके लिए, फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली. और यहां पर दिया हुआ ना पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल. तो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, संसदीय सिद्धांत. तो संसदीय सिद्धांत के आधार पर, यानी पहली बार जर्मनी में सारे लोग मिल करके और अपने कास्ट का क्या कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे. दे आर यूजिंग देयर कास्ट टू वोट. ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल. ठीक है, इस तरीके से वो प्रयास कर रहे थे. है ना, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट असेंबली ऑन 18 मई, ये याद रखना है. डेट कौन सा दे रहा है, ऑन 18 मई 1848. याद है आपको, बताया गया था 18 मई 1848 को मत पड़ा. जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए क्या किया गया, मताधिकार का इस्तेमाल किया गया. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द लास्ट क्लासेस. दिस इज द वर्ड, दिस इज द नंबर 831 elected representative march to take place in the Frankfurt Parliament. ये जो 18 मई 1848 को जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में 831 प्रतिनिधियों का क्या किया गया, चुनाव किया गया. और यही प्रतिनिधि कहां पर चल दिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च का मतलब चल दिए टू टेक द प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में अपना जगह बनाने के लिए, ताकि वो क्या बना सके, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर सके. कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज के अधिकार को दे सके, फ्रीडम ऑफ प्रेस के अधिकार को दे सके और फ्रीडम ऑफ मेकिंग एसोसिएशन के अधिकार को दे सके. यानी एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कर सके, वो निर्माण कर सके. ये 831 लोगों के द्वारा एक सरकार बनाने की पहल की गई. ठीक है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे भाई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे. क्योंकि वो तो रिप्रेजेंटेटिव है ना, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर इलेक्टेड बाय द पीपुल और सिटीजन ऑफ द जर्मनी. ठीक है ना, क्लियर हो गया. ये याद रखना है, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव वर इलेक्टेड इन 18 मई 1848. कितने लोग चुने गए, 831. इसके बाद कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंस इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल. और ये पार्लियामेंट कहां पर आयोजित किया गया था भाई, सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया था. द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड, देखिए आगे बात, जब 831 लोग इकट्ठा हुए, बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन, so they have their moral duty, they have their moral duty to make a constitution. तो इन लोगों ने क्या किया भाई, द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड, यानी एक संविधान का प्रारूप क्या किया गया, तैयार किया गया फॉर द जर्मन नेशनल
was headed by monarchy, जो एक राजतंत्र के द्वारा क्या किया जाएगा, हेडेड किया जाएगा, यानी राजा ही बनेगा, लेकिन राजा वो हेरिडिटरी मोनार्ची नहीं होगी। हेरिडिटरी मोनार्ची का मतलब क्या, वंश पर आधारित वो व्यवस्था नहीं होगी। इस बार जो राजा बनेगा वो 831 लोग जिसको चुनेंगे वो राजा का ही काम करेगा, लेकिन वो राजा इस बार संविधान जो बनाया जाएगा उसके तौर पे काम करेगा। इस बार वो राजा फ्रीडम ऑफ प्रेस को देगा, इस बार राजा फ्रीडम ऑफ मेकिंग एसोसिएशन को अप्रूवल देगा। हेडेड बाय द Germany national was headed by the monarchy subject to a parliament. The crown was offered to Frederick Sario. सब कुछ हो गया भाई, 831 लोग जीत गए। 831 लोगों ने अपना जो क्राउन है, मतलब देश का जो ताज है, वो एक व्यक्ति को देने के लिए क्या हो गए, राजी हो गए। और वो व्यक्ति कौन था, फ्रेडरिक विलियम। ये कौन है फ्रेडरिक विलियम, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ लिखा हुआ है, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। ये फ्रेडरिक विलियम फोर्थ कहां से है समझ में आ रहा है, 831 लोगों को जो रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए क्या किया गया था, लोगों के द्वारा चुना गया था। वो 831 लोग अपने लिए एक राजा का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। उसी राजा के रूप में जो नाम आया है उसका नाम है फ्रेडरिक विलियम। ठीक है, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, किंग ऑफ पर्सिया। अब यहां पर क्वेश्चन 2 नंबर में दे सकता है, 1 नंबर में दे सकता है, ऑब्जेक्टिव दे सकता है। हु वाज फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ वाज द किंग ऑफ पर्सिया। इसी को ताजपोशी देने की क्या की गई, बात की गई। 831 लोग चुन लिए गए, 831 लोग वहां के सिटीजन के द्वारा चुने गए, ठीक है ना। और 831 लोगों ने अपने एक राजा का चुनाव किया, जिस राजा का नाम क्या था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। ही वाज द किंग ऑफ पर्सिया। ओके, बट ही रिजेक्टेड इट, लेकिन उसने इस ताजपोशी लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उसने मना कर दिया, भाई हम राजा नहीं बनेंगे। मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का हम राजा नहीं बने, क्योंकि पहले से चला रहा था हेरिडिटरी मोनार्ची के सिस्टम पर। वंशानुगत राजतंत्र का व्यवस्था जानता है ये, और लेकिन यहां पर क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहां पर लोगों ने उसको क्या किया, चुना तो तुम राजा बनो, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में क्या करना है, देश में शासन करना है। दैट्स व्हाई ही डिनाइड, उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसने क्या किया भाई, ही रिजेक्टेड इट, उसने क्या कर दिया, इसे अस्वीकार कर दिया। A number of the rejected it and joined the other monarchy, और उसने क्या किया, उन्हीं राजाओं का साथ देना शुरू किया जो हेरिडिटरी मोनार्ची को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। यानी इलेक्टेड मोनार्ची को ना सपोर्ट करके उसने किसका सपोर्ट करना शुरू किया, हेरिडिटरी मोनार्ची, यानी वंशानुगत जो राजतंत्र था उसी का पक्षधर हो गया ये। इसको चुनी हुई सरकार का ताजपोशी नहीं चाहिए था। ये वंश के आधार पर जो चली आ रही परंपरा थी उस तरह का ही राजा बनना पसंद करता था। टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, देखिए अपोज, अपोज का मतलब क्या, विरोध करना। जो चुनी हुई सरकार है उसका क्या करना है, इसको विरोध करना है, इसलिए इसने ताजपोशी लेने से क्या कर दिया भाई, इनकार कर दिया। ठीक है, द मिडिल क्लास डोमिनेटेड द पार्लियामेंट। ये 831 लोग जो चुने गए थे वो कौन से लोग थे, मध्य वर्ग के लोग थे, या मध्य वर्ग के लोग ही उनको क्या किया था, चुनाव किए थे। डोमिनेटेड द पार्लियामेंट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वीमेन पार्टिसिपेटेड इन द लिबरल मूवमेंट, और ऐसा करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी क्या किया था, उदारवादी आंदोलन में भाग लिया था। तो यहां पर तो महिलाओं का रोल है ना, देयर इज अ मेनी रोल ऑफ वीमेन इन द मूवमेंट, है ना। लेकिन आप आगे पढ़ेंगे कि इतना संघर्ष करने के बावजूद भी हर जगह उन्होंने संघर्ष किया है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, जिसको मुख्यतः हम किस रूप में जाते हैं भाई, राइट टू वोट में उनका अधिकार नाम मात्र था, कुछ भी नहीं था। जबकि आप लोग देख रहे हैं कि महिलाओं ने भी क्या किया, आंदोलन में भाग लिया। अगला लाइन नहीं आ रहा है, द मिडिल क्लास डोमिनेटेड द पार्लियामेंट्री लार्ज नंबर ऑफ वीमेन पार्टिसिपेटेड इन द लिबरल मूवमेंट, क्लियर है। उसके बाद कर रहा हूं, वीमेन फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन,
यहीं पर नहीं रुकी, सिर्फ आंदोलन में भाग नहीं लिया, उन्होंने स्वयं का राजनीतिक कई तरह के संगठन भी उन्होंने क्या किया, बनाया, फाउंडेड न्यूज पेपर, संगठन भी बनाए, और क्या किया भाई, अखबार भी निकाले, एंड टुक पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग, और राजनीतिक सभा वगैरह में भी क्या किया, उन्होंने भाग लिया। सो यहां पे पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ वीमेन्स इन, कौन सा पढ़ रहे हैं, इन द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल, क्वेश्चन है, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, व्हाट वाज द रोल ऑफ वीमेन्स इन रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल, तो क्या क्या रोल है उनका, व्हाट वाज द रोल ऑफ वीमेन्स, हाँ डायरेक्टली है भाई, इसका आंसर सीधा डायरेक्ट है, यहां से आंसर, लार्ज नंबर ऑफ वीमेन्स पार्टिसिपेटेड इन लिबरल मूवमेंट, पहला ऑब्जेक्टिव है इसका। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, वीमेन्स फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, दूसरा आंसर है। तीसरा क्या है, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टूक पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग, ऑल दिस टर्म्स एंड लाइन्स आर रिलेटेड विद द आंसर। मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन वगैरह में भी क्या किया, उन्होंने भाग लिया। बट देयर वेयर, देखो यहां से, बट दे वेयर स्टिल डिनाइड, लेकिन फिर भी क्या कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। स्टिल डिनाइड सफरिंग राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, लेकिन जब असेंबली में मत देने की बात आई तो उनको मताधिकार के अधिकार से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। यानी उन्होंने लिबरल मूवमेंट में भाग लिया, इधर लुक एट मी, उन्होंने लिबरल मूवमेंट में भाग लिया, उन्होंने न्यूज़पेपर बनाया, उन्होंने एसोसिएशंस बनाए, ठीक है। इतना करने के बावजूद भी जब नेशनल असेंबली इलेक्शन की बात आई तो उनको अधिकार, मत देने के अधिकार से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। इन द ईयर आफ्टर 1848 the autocratic monarchies of the Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in the Western Europe before 1850. 1848 के बाद सेंट्रल यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में उन चीजों को पुनः स्थापित किया जाना शुरू किया गया जो 18 के पहले किया जा रहा था। यानी 18 के पहले बहुत तरह के, 18 के बाद, 1815 के बाद में कंजर्वेटिव का शासन आ गया। 18 से पहले बहुत सारे अधिकार तो क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। किस तरह, कौन कौन से अधिकार को खत्म किया गया था बताओ, आप लोगों ने क्लास किया हुआ। राइट टू वोट तो पहले से ही खत्म था, और मेमोराइज करो, क्लेरिजिंग नोबिलिटी के कौन से अधिकारों से मुक्त कर दिया गया था, उनको कौन सा अधिकार मिला हुआ था, फ्यूडल सिस्टम, और एक और अधिकार है जिसको क्लेरिजी और नोबिलिटी को अधिकार मिले हुए थे, प्रिविलेज बाय बर्थ, तो ये सब कुछ खत्म हो गया था ना, ठीक है। उस 1815 तक जो भी अधिकार थे फिर से उसको क्या किया गया, रिस्टोर करने का प्रयास किया गया। 10 सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वेयर एबोलाइज्ड, इसलिए बंधुआ मजदूरी और गुलामी वगैरह को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। बोथ इन द हैम्सबर्ग डोमिनेशंस एंड रशिया में और हैम्सबर्ग का जहां पर शासन था वहां पर इन दोनों चीजों को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये पूरा क्लियर हो गया आपका। नाउ वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ द जर्मनी एंड इटली। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली मींस व्हाट, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। यूनिफिकेशन दो ही शब्द से निकलता है भाई। All the country was at that time, all the country was related with the state nation, and they want to complete changes as the nation state. Those countries which convert as the nation state, it means that countries are unified. इसका मतलब क्या होगा कि वो देश क्या हो गया, एकीकरण हो गया, ठीक है ना। चले देख लेते हैं इसको। Nationalism in Europe moved away after 1848. Moved away after 1858. यानी अभी जो राष्ट्रवादी संघर्ष थे वो 1848 के बाद पुनः क्या होने लगे, जागृत होने लगे, फैलना शुरू हो गए। And Germany and Italy became to be unified as a nation
carried out with the help of the Prussian army and the bureaucrats. और यहां पर कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? इटली और जर्मनी। इटली और जर्मनी जो है वो आर्मी के बदौलत और नौकरशाह के बदौलत एक यूनिफाइड नेशन की क्या करने लगा, तैयारी करने लगा। आर्मी है ना ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? नौकरशाह। इन जनवरी 1871, ये याद रखेंगे, बीबीआई है। इन जनवरी 1871, ठीक है। द किंग ऑफ द पर्शियन विलियम फर्स्ट, ये भी हो गया 1871। कब? मई मंथ कौन सा है? जनवरी 1871 में द किंग ऑफ पर्शिया, यहां पर लिखा है द किंग ऑफ पर्शिया। कौन? फ्रेडरिक विलियम, जिसको ताजपोशी देने की बात की गई थी, है ना। उसी जर्मनी का यहां पर क्या होगा? अब यूनिफिकेशन होगा। अब यहां पर राजा कौन बन गया? पर्शिया का राजा विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड इंपेरियर। इसी को क्या किया गया? 1871, जनवरी 1871 में कहां का राजा? जर्मनी का राजा नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? Who has become the emperor of the Germany? William First, and when? In 1871, ठीक है। Here was proclaimed as an emperor and assembly was held to proclaim the new German empire, और एक नए जर्मन राष्ट्र का क्या हो गया? उदय हो गया। The process of the national building demonstration the dominance of the Prussian state power, the new currency, जैसे ही वो नया राष्ट्र बना यानी एकीकरण हो गया, यूनिफाइड हो गया, तो उसकी क्या हो गई? अपनी करेंसी हो गई। अभी बार बार बता रहे थे, उसकी करेंसी हो गई, बैंकिंग सिस्टम अपना हो गया, लीगल कानूनी रूप से वो क्या हो गया? मजबूत हो गया, एंड जुडिशियल सिस्टम और न्यायिक व्यवस्था भी उसकी दुरुस्त हो गई। इन जर्मनी वेयर मॉडर्नाइज, इस तरीके से जर्मनी को क्या कर दिया गया? एक आधुनिक देश के रूप में परिवर्तित कर दिया। क्लियर? सो 3 टॉपिक्स ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड टुडे। ये हर एक टॉपिक, हर एक दिन का क्लासेस मैं यूट्यूब पर वीडियो बना करके एमके ओझा ट्यूटोरियल क्लासेस के माध्यम से मैं हर रोज अपलोड कर रहा हूं। जिन भी बच्चों को अगर पढ़ना है तो एमके ओझा ट्यूटोरियल क्लासेस पर लॉगिन करके अपना पढ़ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को भी बताया जा रहा है। अगर पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। और कमेंट तो जरूर से करें ताकि एक नई तरीके से आपको आइडिया मिलेगा। ब्लैक बोर्ड को वगैरह का इशू आ रहा है, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और अगेन हर रोज आज पर कल ये 5 जो 5 पार्ट 5 है उसको मैं ये करूंगा, ऑनलाइन करूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लासेस टुडे।